स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अपेंडिसाइटिस के बारे में। अपेंडिसाइटिस क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, यानी आप किस तरीके से अपेंडिसाइटिस को पहचानेंगे। साथ ही साथ में ये किन लोगों में ज़्यादा होती है, अपेंडिसाइटिस का मैनेजमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। साथ ही साथ में मैं बात करूंगा कि क्या अपेंडिसाइटिस के केस में ऑपरेशन ही मात्र एक उपाय है। इन सारे विषयों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि अपेंडिसाइटिस क्या है। अपेंडिसाइटिस आप जानते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स को हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अब ये इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स क्या है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अपेंडिक्स क्या है। अपेंडिक्स हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक अंग है, और ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन यानी जहां पर आपकी छोटी आंत और जहां बड़ी आंत ये दोनों मिल रही होती हैं, वहां पे एक उंगली के लाइक स्ट्रक्चर यानी वॉर्म लाइक एक स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसके फंक्शन के बारे में बात करूं तो अपेंडिक्स का जो मेन फंक्शन अभी तक जिसके बारे में जाना गया है वो हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। वैसे इसे वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है, यानी इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है ऐसा माना जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपेंडिक्स का हमारे इम्यून सिस्टम में, यानी हमें बीमारियों से लड़ने की ये क्षमता प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए अपेंडिक्स का अगर कोई रोल पूछता है तो इसका रोल है हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में, हमें बीमारियों से लड़ने में क्षमता प्रोवाइड कराना। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी कारण से इस अपेंडिक्स में, यानी जो स्ट्रक्चर है इसमें किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ये कंडीशन आपकी अपेंडिसाइटिस कहलाती है। अपेंडिसाइटिस एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि अपेंडिसाइटिस को दो क्लास में डिवाइड किया गया है, एक है एक्यूट अपेंडिसाइटिस और एक है क्रोनिक अपेंडिसाइटिस। यानी अगर किसी को लक्षण अचानक से आते हैं तो वो आपकी कंडीशन कहलाती है एक्यूट अपेंडिसाइटिस, लेकिन अगर ये लंबे समय तक लक्षण बने रहते हैं तो ये कंडीशन कहलाती है क्रोनिक अपेंडिसाइटिस। ज्यादातर अपेंडिसाइटिस के जो केस होते हैं वो एक्यूट कंडीशन में ही आते हैं, यानी पेशेंट इमरजेंसी में आता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आप पहचानेंगे कि अपेंडिसाइटिस के लक्षण किसी व्यक्ति में दिख रहे हैं। तो जब भी अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन होता है तो जैसा मैंने बताया कि ये राइट साइड में पाए जाने वाला एक अंग है, जहां पर हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत ये दोनों मिल रही होती हैं, वहां पे ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो इसके केस में सबसे पहले पेशेंट कंप्लेन करता है पेट दर्द की, यानी इसमें एब्डोमिनल पेन होता है। और मैं बताना चाहूंगा कि जो पेट दर्द की शुरुआत होती है, ये पेट दर्द मेनली पेशेंट को नाभि के चारों तरफ, यानी जो आपका बेली बटन है, नाभि के आसपास में ये दर्द देखने को मिलता है। और ये मेनली नाभि से दर्द इनिशिएट होकर के ये कई बार शिफ्ट भी कर जाता है, यानी राइट साइड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ पेन में देखने को मिलता है। साथ ही साथ में अगर इस राइट साइड में, यानी राइट इलियक फोसा जिसे हम कहते हैं, अगर वहां पे पेशेंट को पाल्पेट किया जाए यानी वहां पे दबाया जाए तो वहां पे टेंडरनेस होती है, यानी दबाने पे पेशेंट को दर्द की जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है। दूसरा इसका जो लक्षण है कि जब अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन होता है तो उस व्यक्ति को वॉमिटिंग आ सकती है, यानी उसको उल्टी करने का मन कर सकता है, उसका जी मिचला सकता है। साथ ही साथ में अपेंडिसाइटिस के केस में कई बार फीवर देखने को मिलता है। अपेंडिक्स के रोगी में उसकी भूख कम हो जाती है, यानी एनोरेक्सिया देखने को मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, अपेंडिसाइटिस में जब भी कोई पेशेंट अगर फीवर की शिकायत लेके आ रहा है, अगर उसे एब्डोमिनल पेन है, एक्यूट एब्डोमिनल पेन है, और अगर किसी भी तरीके से उसको उल्टियां हो रही हैं, उसको खाने का मन नहीं कर रहा है, तो ये कंडीशन, यानी ये जो लक्षण है, ये कई बार अपेंडिसाइटिस के हो सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपेंडिसाइटिस के जो लक्षण है ये किस तरीके से अराइज होते हैं और क्यों अराइज होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपेंडिसाइटिस के लक्षण अचानक से स्टार्ट होते हैं, और मेनली किसी भी तरीके की अगर आपने ऐसी कोई डाइट ली है जिससे अपेंडिसाइटिस को एग्रावेट किया है, जिससे इसको इंक्रीज किया है, जैसे मेनली नॉन वेजिटेरियन जो डाइट होती है, मीट चिकन वाली जो डाइट होती है, ये माना जाता है कि इस तरीके की डाइट से अपेंडिसाइटिस के एग्रावेट होने के जो चांसेस होते हैं ज़्यादा होते हैं। यानी मैं इनडायरेक्टली आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है उसको कंज्यूम करने के बाद अपेंडिक्स के इन्फ्लेमेशन के चांस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। जबकि अगर आप वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, अगर आप फाइबरस डाइट लेते हैं, तो अपेंडिसाइटिस के इन्फ्लेम्ड होने के चांस कम हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये किन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। तो अपेंडिक्स के केसेस मेनली जिन लोगों की उम्र 20 साल से लेकर के 30 साल के बीच में होती है, ये मेनली उन लोगों में पाई जाती है।
क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अपेंडिक्स है इसके अंदर लिम्फॉइड टिश्यू होता है, और ये जो लिम्फॉइड टिश्यू होता है ये छोटी उम्र के बच्चे होते हैं उनमें भी बहुत डेवलप नहीं होता है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है इसकी जो अमाउंट है लिम्फॉइड टिश्यू की वो रिड्यूस होने लगता है। तो कहने का मतलब सेकंड और थर्ड डिकेड में जो लोग होते हैं उनमें यानी 20 से 30 वर्ष की उम्र में होने के इसके चांस ज्यादा होते हैं। अब और कुछ इसके एसोसिएटेड कारण अगर देखें तो अपेंडिसाइटिस डेवलप होने का जो सबसे बड़ा कारण है कि अपेंडिक्स के अंदर इसके ल्यूमेन के अंदर फीकल मैटर का डिपॉजिट हो जाना, यानी कई बार इसमें मल एकत्रित हो जाने की वजह से बैक्टीरिया होते हैं मल के अंदर और उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है, यानी इन्फ्लेमेशन होता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी डाइट, जैसे मैंने बताया कि अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर इसकी आनुवांशिकता देखें हेरिडेटरी, तो ऐसा भी होता है कि अगर किसी के परिवार में इसकी हिस्ट्री है तो उसमें भी इसके डेवलप होने के चांस ज्यादा होते हैं। दूसरी बात हम ये देखें कि अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखें इस बीमारी का, तो ज्यादातर अपेंडिक्स के जो केसेस होते हैं ये या तो मिडिल जो ग्रुप के लोग होते हैं, मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, या हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं, उनमें ये देखने को मिलती है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कौन लोग इसमें ज्यादा प्रोन है, किन लोगों में ये ज्यादा होने के चांस हैं, इसके लक्षण क्या हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि इसका मैनेजमेंट क्या है। तो जनरली एक्यूट अपेंडिसाइटिस का केस जब भी हमारे पास आता है तो मेनली इसमें इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए सबसे पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलाया जाता है, यानी अगर पेशेंट को फीवर है तो फीवर को रिड्यूस करने की दवाइयां चलाई जाती हैं। साथ ही साथ में इसमें एंटीबायोटिक की हेल्प ली जाती है ताकि जो इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। अगर पेशेंट को फीवर है तो फीवर को रिड्यूस किया जाता है, वॉमिटिंग हो रही है तो वॉमिटिंग को रोकने की दवाइयां दी जाती हैं, और इस तरीके से एक्यूट अपेंडिसाइटिस को प्रिवेंट किया जाता है। लेकिन अगर आप ये पूछना चाहें कि अगर ये कंडीशन इस स्थिति में कंट्रोल नहीं होती है, यानी अगर मेडिकेशन से कंट्रोल नहीं होती है, तो अल्टीमेटली आपको अपेंडिक्स को रिमूव करवाना पड़ेगा, यानी इसे ऑपरेशन के द्वारा हटाया जाएगा। अब ये जो ऑपरेशन के प्रोसीजर हैं, कई बार लोग पूछते हैं कि क्या अपेंडिक्स के बिना ऑपरेशन के से ठीक नहीं किया जा सकता। तो अगर ये इनिशियली कंडीशन है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसको कई बार मेडिकेशन से पूरी तरीके से मैनेज किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर ये इन्फ्लेमेशन रिकरेंट होता है, बार बार होता है, तो इसीलिए आप इसको रिमूव करवा दें तो ज्यादा बेटर है। कई बार लोग पूछते हैं कि इसके केस में कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं। तो अपेंडिसाइटिस को चेक करने के लिए अगर मैं ब्लड रिपोर्ट में बात करूं तो ब्लड में आप सीबीसी करा सकते हैं, ईएसआर करा सकते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट करा सकते हैं। ईएसआर बढ़ी हुई मिलती है इसमें, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स भी बढ़ी हुई मिलती हैं, और इसमें लिम्फोसाइट जो होती हैं वो भी बड़ी मिलती हैं, यानी ल्यूकोसाइट भी इसमें बड़ी मिलती हैं। तो इस तरीके से ब्लड एग्जामिनेशन करा सकते हैं। अगर मैं रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करूं तो इसमें जो अच्छा एक जांच है वो आपका अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड के अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई के द्वारा भी इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, यानी कितना इन्फ्लेमेशन अपेंडिक्स में हो चुका है इस चीज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा इसके ऑपरेशंस के बारे में। तो अपेंडिसाइटिस के केस में पुराने समय पे क्लासिकली ओपन सर्जरी की जाती थी, लेकिन आज के समय पे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। और ये जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है जिसे दूरबीन विधि से ऑपरेशन कहते हैं, ये मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है और बहुत ही कम समय, बहुत छोटा सा ऑपरेशन है। और मैं ये कहूँ कि एब्डोमिनल जितनी भी सर्जरी होती है पेट की, उनमें से सबसे ज्यादा कॉमन परफॉर्म की जाने वाली जो सर्जरी है वो आपकी अपेंडिक्स को रिमूव करना, यानी अपेंडेक्टमी होती है। तो इस तरीके से अगर दूरबीन से ऑपरेशन आप कराते हैं तो विद इन डेज अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो पेशेंट को उसी दिन छुट्टी दी जा सकती है। लेकिन अगर अपेंडिसाइटिस के केस में कोई कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो चुका है, कई बार अपेंडिक्स के रप्चर हो जाने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो उस केस में वो जो आपके सर्जन है वो ओपन सर्जरी भी कर सकते हैं। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि अपेंडिसाइटिस के केस में क्या ऑपरेशन को डिले करना चाहिए, तो मेरा सजेशन ये है कि इसको बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार अगर अपेंडिक्स रप्चर हो गई, ये स्ट्रक्चर अगर रप्चर हो गया तो इसकी वजह से जो इन्फेक्शन है ये पूरे आपकी एब्डोमिनल कैविटी में फैल जाएगा और इसकी वजह से पेरिटोनाइटिस, एसाइटिस जैसी कंडीशन क्रिएट हो सकती हैं। तो इसीलिए अगर अपेंडिक्स मेडिकेशन से रिजॉल्व नहीं हो रही, इसके लक्षण ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उस दशा में इमीडिएटली आपको इसे ऑपरेशन से ठीक करवाना चाहिए, यानी इसे ऑपरेट कराना चाहिए। अपेंडिसाइटिस को लेकर के अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।